हाँ जी, चलिए तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ग्लैंड की। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी? एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। देखो, एड्रीनल, एड का मतलब क्या होता है? ऊपर, रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी। तो एक्चुअली इसका नाम एड्रीनल इसलिए रखा गया क्योंकि ये किडनी के ऊपर होती है। लाइक अगर आप बात करोगे ये होगी किडनी, ठीक है, किडनी के ऊपर इस तरह से पिरामिड के आकार की ग्लैंड होती है जिसको अपन कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड जो होती है दो पार्ट में डिवाइड है। अगर अपन इसके पार्ट्स की बात करें तो बाहर की तरफ तो है एड्रीनल कॉर्टेक्स और इसके अंदर की तरफ जो है वो है एड्रीनल मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स होता है इसका कॉर्टिकल पार्ट है, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, इसकी ओरिजिन जो आपको मिलेगी ये ओरिजिन होती है मेसोडर्मल, और मेडुला जो होती है इसकी ओरिजिन होती है एक्टोडर्मल। जैसे कि अपन ने पहले भी बात करी थी, हमने कहा था जो ग्लैंड ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है, उसकी ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल। उसके बाहर वाली सारी एंडोडर्मल। उसमें अपवाद या एक्सेप्शन क्या पढ़ा था? एड्रीनल ग्लैंड। मैंने कहा था कि एड्रीनल ग्लैंड की ओरिजिन अपन अलग से पढ़ेंगे, तो वो ये है ओरिजिन कि मेडुला, जो एड्रीनल मेडुला होगा उसकी ओरिजिन क्या होगी? एड्रीनल मेडुला की, एड्रीनल कॉर्टेक्स की जो ओरिजिन होगी वो मेसोडर्मल, मेडुला की ओरिजिन एक्टोडर्मल। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड है। अच्छा, अब पहले अपन इसमें बात करते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में। पहले जो अपन पढ़ने वो है कॉर्टेक्स वाला भाग। तो देखो, कॉर्टेक्स वाला भाग जो होता है वो खुद 3 लेयर में डिवाइड होता है। अगर अपन एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करेंगे ना, यहाँ पर ये देखो इस तरह से अगर अपन एड्रीनल ग्लैंड बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो इसमें 3 लेयर होंगी कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। यहाँ पर 3 लेयर होती हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 3 लेयर है, यहाँ पर ये 3 लेयर में डिवाइड होती है कॉर्टेक्स इस तरीके से। 3 सेल की लेयर होती है यहाँ पर। इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ये जो है इसको अपन कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। बीच वाली जो लेयर है वो कहलाती है जोना फैसिकुलेटा, और अंदर वाली जो लेयर है वो कहलाती है जोना रेटिकुलेरिस। तो 3 लेयर होगी। बाहर वाली लेयर कौन सी होगी? सबसे बाहर वाली लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच वाली लेयर है जोना फैसिकुलेटा, और अंदर वाली लेयर कौन सी है? जोना रेटिकुलेरिस। तो 3 लेयर में डिवाइड होती है और तीनों लेयर अपने अलग अलग हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। चलिए बात करते हैं पहले जोना ग्लोमेरुलोसा की। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो है, यहाँ पर देखिए जोना ग्लोमेरुलोसा। सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में बात करें अगर अपन, तो जोना ग्लोमेरुलोसा के जो हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन्स को हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। क्या कहते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, जो जोना ग्लोमेरुलोसा के जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहलाते हैं। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्रुप का जो मेन हार्मोन होता है वो है एल्डोस्टेरॉन। इसका जो हार्मोन है वो हार्मोन का नाम क्या है? एल्डोस्टेरॉन इसको कहा जाता है। एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है भाई? तो देखो, एल्डोस्टेरॉन जो है अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, जब सर्जन तंत्र पढ़ रहे होते हैं उस सभी पदार्थ के बारे में, तो वहां पर पढ़ते हैं अपन एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? नेफ्रॉन में जो है वो सोडियम का अवशोषण करवाता है, सोडियम के अवशोषण को बढ़ाता है, अपन ये कह सकते हैं सोडियम का अवशोषण करवाता है। तो ये क्या करेगा? जब सोडियम का अवशोषण कराएगा तो जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा के रखता है। इसलिए अपन इसको कहते हैं सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन, क्योंकि ये बॉडी में सोडियम के अवशोषण को बढ़ाता है, सोडियम के उत्सर्जन को कम करता है और सॉल्ट को रिटेन करके रखता है, सॉल्ट को रोक कर रखता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहा जाता है। और ये जो पोटेशियम है, ब्लड में जो पोटेशियम है उसको क्या करता है? कम करता है। पोटेशियम को कम करता है, सोडियम को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो पोटेशियम को कम करता है, इसलिए इसको कहा जाता है हाइपोकैलेमिक। हाइपोकैलेमिक, हाइपो मतलब कम, कैलेमिक का मतलब के मतलब पोटेशियम से है। ठीक है, तो ये पोटेशियम को कम करने का काम करेगा। तो सोडियम को तो बढ़ाएगा, पोटेशियम को क्या करेगा? पोटेशियम को कम करेगा भाई। ठीक है, अब दूसरा जो है यहाँ पर दूसरी लेयर जो है, बीच वाली लेयर कौन सी है? जोना फैसिकुलेटा। जो बीच वाली लेयर की अगर अपन बात करें तो बीच वाली लेयर कौन सी आ जाएगी? जोना फैसिकुलेटा। तो चलिए जोना फैसिकुलेटा की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो जोना फैसिकुलेटा होती है, इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यहाँ के जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन क्या कहलाते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहलाते हैं। और ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, इस ग्रुप का मेन हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्यों कहा गया? क्योंकि ग्लूकोज से संबंधित है। जैसे यहाँ पर इसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहा गया था। मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्यों कहा गया? क्योंकि मिनरल से संबंधित है। इसी तरह से इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्यों कहा गया? क्योंकि ये ग्लूकोज से रिलेटेड है। क्या करता है ये? चलो ग्लूकोज से रिलेटेड है तो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है। ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है मतलब कौन सा प्रभाव? जो भी इफेक्ट, जो भी ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाए उसके इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? उसके इफेक्ट को हम कहते हैं डायबेटोजेनिक इफेक्ट। तो एक तरह से ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है? ये दिखाता है डायबेटोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, अब ग्लूकोज को कैसे बढ़ाता है भाई? तो ग्लूकोज के लिए ये क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, अपन ने पढ़ा था, ध्यान होगा आपको, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाने का मतलब ये नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बनवाता है, ग्लूकोज बनवाता है। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को क्या करता है? तोड़ता है। तो ग्लाइकोजन टूटेगा तब भी ग्लूकोज बनेगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद ये एंटी एलर्जिक है, एंटी एलर्जिक है, इम्यूनोसप्रेसिव है। इम्यूनोसप्रेसिव है जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा संदमक। ठीक है, अब ये देखो एंटी एलर्जी की पहली बात तो एलर्जी क्या होती है? जब हमारा इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र ज्यादा संवेदी हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये एलर्जी को रोकता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र को सप्रेस करके रखता है, प्रतिरक्षा तंत्र को ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा एक्टिव नहीं होने देता। ठीक है, अत्यधिक क्रियाशील नहीं होने देता। तो इम्यूनोसप्रेसिव लिखा हुआ है, प्रतिरक्षा संदमक, प्रतिरक्षा को जरूरत से ज्यादा बढ़ने नहीं देता। ठीक है, और ये साथ ही साथ जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब ये इन्फ्लेमेशन को रोकता है। जो प्रदाह क्रिया होती है ना शरीर में, शोध जिसको कहते हैं, प्रदाह कहते हैं, जनरल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि सूजन आ गई किसी भाग में। ठीक है, तो उसको रोकता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? इसलिए अपन इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी का नाम भी देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ठीक है, और ये आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और डब्ल्यूबीसी को क्या कर देता है? डब्ल्यूबीसी को कम कर देता है। आरबीसी को बढ़ा देगा और डब्ल्यूबीसी को कम कर देगा। ठीक है, तो ये पूरे काम किसके हो गए? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के। तीसरी लेयर अभी बची हुई है। तीसरी लेयर कौन सी है? जोना रेटिकुलेरिस। चलिए तो अब अपन बात करते हैं जोना रेटिकुलेरिस के बारे में। चलिए तो अब अपन देखते हैं जोना रेटिकुलेरिस। रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस से जो हार्मोन निकलते हैं उसको हम कहते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड। ये जो हार्मोन्स होते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड होते हैं, लैंगिक हार्मोन्स होते हैं। इनमें क्या क्या मिलेगा? इसमें एक तो एंड्रोजन मिलेगा, एंड्रोजन निकलता है इससे, और दूसरा एस्ट्रोजन निकलता है।
एंड्रोजन और एस्ट्रोजन निकलते हैं, ये कहलाते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। और ये क्या करते हैं, ये लैंगिक क्रिया में हेल्प करते हैं, जो हमारे जनन लक्षण होते हैं या जो जननांग होते हैं उनकी वृद्धि में थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। वैसे तो हमें पता है कि एंड्रोजन जो है पुरुषों में कहां से निकलता है, टेस्टिस से, वृषण से, और एस्ट्रोजन जो है वो स्त्रियों में कहां से निकलता है, ओवरी अंडाशय से, ठीक है ना। अंडाशय में जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो निकलता है, कोशिकाएं निकलती हैं, तो वहां से तो निकलता है मुख्य रूप से, लेकिन कुछ मात्रा में जो होते हैं ज़ोना रेटिकुलरिस से भी निकलते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं इनसे होने वाले विकारों की, इनसे कौन कौन सी डिसऑर्डर्स होती हैं, कौन कौन से विकार होते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए डिसऑर्डर्स या विकार में पहला तो है एडिसन्स डिसीज। पहला जो अपन इसमें बात करते हैं वो है एडिसन डिसीज। एडिसन डिसीज क्या होती है, ये अल्प स्त्रवण से होती है। अल्प स्त्रवण, किसका अल्प स्त्रवण, अल्प स्त्रवण मेनली एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल। तो एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल के अल्प स्त्रवण से हाइपोसिक्रीशन से जो रोग होता है, जो डिसऑर्डर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं एडिशन डिसीज या एडिसन रोग कहा जाता है उसको, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं भाई, कुशिंग सिंड्रोम कैसे होता है, तो कुशिंग सिंड्रोम जो होता है केवल ये कॉर्टिसोल से होता है मेनली। कॉर्टिसोल अगर हो जाए, कॉर्टिसोल के अल्प स्त्रवण से, कॉर्टिसोल का अगर स्राव कम हो जाए तो उससे जो रोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। अच्छा, इनके लक्षण क्या होंगे भाई, ये जो रोग पड़ रहे हैं, देखो इसमें जैसे अपन ने बात करी एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल कम निकल रहे हैं, तो एल्डोस्टेरॉन के जो भी काम है वो कम हो जाएंगे, कॉर्टिसोल का जो भी काम है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे कॉर्टिसोल कम निकल रहा है तो क्या होगा, कॉर्टिसोल का जो भी काम होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर एल्डोस्टेरॉइडिज्म। एल्डोस्टेरॉइडिज्म में इसको हम क्या बोलते हैं, कौन से डिसीज कहते हैं। तो देखो एल्डोस्टेरॉइडिज्म में कौन से डिसीज में क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, एल्डोस्टेरॉन का अति स्त्रवण, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन क्या होता है, यहाँ पर बढ़ जाता है। तो एल्डोस्टेरॉन के जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्य क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे रक्त में सोडियम ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ज्यादा सोडियम का अवशोषण कर लेगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, पोटेशियम क्या होगा, जरूरत से ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये कहलाती है कौन से डिसीज में, ठीक है। फिर इसके बाद देखो एक होती है एड्रीनल विरिलिज्म। एड्रीनल विरिलिज्म भाई, एड्रीनल विरिलिज्म क्या होती है, फीमेल में, स्त्रियों में जो होता है, फीमेल में सेक्स कॉर्टिकॉइड का अति स्त्रवण। फीमेल में अगर सेक्स कॉर्टिकॉइड ज्यादा हो जाए तो उससे जो रोग होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं एड्रीनल विरिलिज्म। अब इस एड्रीनल विरिलिज्म में क्या होगा, देखो फीमेल में हमने कहा सेक्स कॉर्टिकॉइड ज्यादा हो गया, मतलब एंड्रोजन भी ज्यादा हो गया और एस्ट्रोजन भी ज्यादा हो गया। तो देखो फीमेल में एस्ट्रोजन तो ज्यादा होने से कोई फर्क पड़ता नहीं, वो तो वैसे भी फीमेल में होता ही है, लेकिन एंड्रोजन ज्यादा हो गया ना, ये दिक्कत करेगा। क्या दिक्कत करेगा कि फीमेल में जो है पुरुषों के कैरेक्टर आने लगेंगे, ठीक है। इसमें जो है पुरुषों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, इसको हम कहते हैं एड्रीनल विरिलिज्म कहते हैं इसको, ठीक है। और फिर इसके बाद है लास्ट गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है कि पुरुषों में सेक्स कॉर्टिकॉइड ज्यादा हो जाएगा, पुरुषों में सेक्स कॉर्टिकॉइड का अति स्त्रवण। भाई पुरुषों में अगर सेक्स कॉर्टिकॉइड ज्यादा हो जाएंगे तो उससे होने वाली जो डिसीज होती है वो डिसीज क्या कहलाती है, गायनेकोमेस्टिया कहलाती है। अब भाई पुरुषों में सेक्स कॉर्टिकॉइड ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, तो भाई इसका मतलब ये है कि भाई पुरुषों में एंड्रोजन और एस्ट्रोजन ज्यादा हुआ। तो अब देखो पुरुषों में एंड्रोजन ज्यादा होने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा वैसे भी पुरुषों में एंड्रोजन होता है, लेकिन एस्ट्रोजन भी तो ज्यादा हुआ साथ में। तो एस्ट्रोजन पुरुषों में ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो पुरुषों में जो दुग्ध ग्रंथियां फीमेल के कैरेक्टर आ जाएंगे। फीमेल के कैरेक्टर आ जाना मतलब जैसे कि एक एग्जांपल उसका ये है कि पुरुषों में जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो क्या हो जाएंगी, वो यहाँ पर डेवलप हो जाएंगी, उनकी जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पर गायनेकोमेस्टिया में क्या होगा, पुरुषों में जो दुग्ध ग्रंथि होती है, दुग्ध ग्रंथि का विकास हो जाता है, वो विकसित हो जाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं उनसे होने वाली ये सारी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ पर, चलिए। अच्छा इसमें एक मिनट एक चीज थोड़ी सी यहाँ गलत हो गई, कुशिंग सिंड्रोम वाली, ध्यान दीजिए। कुशिंग सिंड्रोम अल्प स्त्रवण नहीं, वो अल्पोरति में दिक्कत होगी, अति स्त्रवण से होती है बेटा। कॉर्टिसोल का अति स्त्रवण अगर हो जाए तो होती है, मैंने अल्प लिख दिया था, अल्प नहीं। कुशिंग सिंड्रोम कैसे होती है, कॉर्टिसोल के अति स्त्रवण से। और अगर अति स्त्रवण एल्डोस्टेरॉन का हो जाए तो उससे क्या हो जाती है, एल्डोस्टेरॉइडिज्म या कौन सी डिसीज, ठीक है। अल्प स्त्रवण वाली तो एक ही डिसऑर्डर है, कौन सी है, वो एडिशन डिसीज है, ठीक है। तो वो अति स्त्रवण ध्यान रखना, करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए अब अपन ये तो हो गया एड्रीनल कॉर्टेक्स वाली बात। अब अपन देखते हैं यहाँ पर एड्रीनल मेडुला। भाई कॉर्टेक्स के बाद नेक्स्ट किस पर आते हैं अपन, कॉर्टेक्स के बाद आते हैं एड्रीनल मेडुला पर। देखिए एड्रीनल मेडुला जो होता है इसको हम कहते हैं कि ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो हमारा होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का विस्तार है जो होता है, जो हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसका ही विस्तार है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कार्य एड्रीनल मेडुला के हैं वही कार्य अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के भी होंगे, या ये कह सकते हैं कि जो कार्य हम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के हैं वही कार्य एड्रीनल मेडुला के भी होंगे, ठीक है। इसके जो हार्मोन्स होते हैं, इसके हार्मोन्स जो हैं वो कहलाते हैं कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन, और कैटेकोलामाइन में क्या आते हैं, एड्रीनेलिन, और इसको कहते हैं एपिनेफ्रिन। दूसरा कैटेकोलामाइन में क्या आता है, नॉर एड्रीनेलिन, या क्या कहते हैं इसको, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये हार्मोन्स होते हैं जो किसके होते हैं, एड्रीनल मेडुला के होते हैं। और ये कैटेकोलामाइन, इनको हम जो है आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए शरीर को तैयार करते हैं। जो हमारी आपातकाल की इमरजेंसी कंडीशन होती है, इमरजेंसी हार्मोन्स कहला रहे हैं, क्योंकि जो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं या आपातकाल की जो स्थिति होती है उससे निपटने का काम करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। और ये कहा जाता है कि इनको 3F स्थिति जो होती है उसमें रिलीज होते हैं, 3F कंडीशन में रिलीज होते हैं। कौन कौन सी 3F कंडीशन, फाइट, ऐसे याद रख सकते हो आप, फाइट, फ्लाइट और फियर।
इन 3F की स्थिति में ये निकलते हैं। भाई फाइट जब कोई लड़ाई होगी, फ्लाइट जब हम फ्लाई करेंगे उड़ेंगे, या फिर फियर जब डर लगता है, उन स्थिति में ये रिलीज होते हैं। और ये क्या करते हैं, इन स्थिति से निपटने के लिए शरीर को तैयार करते हैं, हमारी बॉडी को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि हमारा शरीर जो है वो इन स्थितियों से निपट सके। तो अब भाई इनके कार्य क्या होंगे, देखो इनके कार्य दोनों ही हार्मोन के कार्य लगभग समान होते हैं, चाहे वो एड्रीनलिन हो या नॉन एड्रीनलिन हो। हालांकि यहाँ मुख्य रूप से एड्रीनलिन निकलता है 80% और 20% निकलता है नॉन एड्रीनलिन। तो ये जो है आपातकाल से निपटने के लिए, अब आपातकाल में क्या क्या कंडीशन होगी वो आप देख लो, वो सारे कार्य इसके हैं। मतलब देखो एक अज्यूम करो कि आपके सामने शेर आ गया भाई, ठीक है, शेर आ गया तो क्या होगा, किसके साथ, आपके साथ, शेर के साथ नहीं, आपके साथ जो भी होगा वो सारा क्या है, वो सारा एड्रीनल मेडुला का काम है और वही सारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का भी काम है, ठीक है। अब क्या क्या होगा भाई, अगर शेर सामने आ गया तो शेर सामने आ गया तो हमें पता है हमारी जो हार्ट बीट है, हृदय स्पंदन दर क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया, ठीक है। हृदय स्पंदन दर क्या होगी, बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, टेकीकार्डिया। दूसरा जो है ब्रीथ रेट, श्वसन दर जो होती है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरनोमी, श्वसन दर भी बढ़ गई भाई, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन कहते हैं इसको, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पुतलियां जो होंगी हमारी फैल जाएंगी, तो पुतलियों का फैलना, और क्या होगा, पसीना आने लगेगा, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा जो रोंगटे खड़े होते हैं, जो शरीर के रोंग खड़े हो जाते हैं ना, जिसमें रोंगटे खड़े होना, वो कौन से मसल के संकुचन से होते हैं, अरेक्टर पाइली पेशियों का संकुचन। तो नेक्स्ट जो है वो अरेक्टर पाइली पेशियों का क्या होगा, संकुचन होगा। भाई अरेक्टर पाइली पेशियों का संकुचन होगा तो उससे क्या होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो हमारे शरीर के रोम होते हैं उनकी जड़ों में ये पेशियां होती हैं, जिनके संकुचित होने से रोंगटे मतलब हमारी जो रोम होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो अरेक्टर पाइली पेशियों का संकुचन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर लार या मुंह जो है वो सूख जाएगा, लार का स्राव कम हो जाएगा तो मुंह सूख जाएगा, जो सलाइवेशन है वो लार का स्राव क्या होगा, कम होगा ना भाई। शेर सामने आ गया तो ऐसा तो नहीं होता कि लार टपकने लगे हमारी, भाई वो शेर की टपकेगी वो अलग बात है, उसका एड्रीनल मेडुला काम नहीं कर रहा है, उनका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र भी काम नहीं कर रहा है, जिसका कर रहा है उसकी क्या हो गया, लार उसका कम हो गई तो मुंह सूख गया, ठीक है। जितने भी पाचन गतिविधियां हैं वो सारी कम हो जाएंगी, पाचन की जो भी गतिविधियां होती हैं वो गतिविधियां क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि आप देख रहे हैं सारी जो ब्रीथ रेट तेज हो गई, हार्ट बीट तेज हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया और पेशियों का संकुचन, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इन सब के लिए ऊर्जा चाहिए, इन सब के लिए एनर्जी चाहिए। तो क्या होता है उसके लिए जो भी एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज से। तो हमारे शरीर का क्या होता है, जो लिपिड होता है, जो प्रोटीन होता है, जो ग्लाइकोजन होता है, वो सारा किसमें कन्वर्ट होने लगता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वाहिनी संकुचन हो जाएगा, वाहिनी रक्त वाहिनियों का संकुचन होगा। कौन सी रक्त वाहिनी है, त्वचा की रक्त वाहिनियों का संकुचन हो जाएगा। क्यों संकुचन हो जाएगा, क्योंकि त्वचा की रक्त वाहिनियां, त्वचा में रक्त की जरूरत अभी बहुत कम है, तो त्वचा में रक्त की जरूरत अगर कम है तो रक्त वाहिनियां वहां की संकुचित हो जाएंगी, क्योंकि रक्त की जरूरत कहां ज्यादा है, पेशियों में ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि दौड़ना भागना पड़ सकता है, तो भाई उसके लिए पेशियों में रक्त की जरूरत क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर त्वचा में रक्त वाहिनी का संकुचन हो जाएगा, जिससे त्वचा की तरफ रक्त कम जाएगा, यकृत में, पेशियों में, हृदय में रक्त की जो मात्रा होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर ज्यादा जरूरत है इसकी। और इसके बाद क्या होगा, जो हमारे ध्यान रखिएगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मूत्राशय की जो पेशियां हैं, मूत्राशय की पेशियां जो है रिलैक्स रहेंगी, उनमें शिथिलन रहेगा, उनमें संकुचन नहीं होगा, क्योंकि मूत्राशय की पेशियां संकुचित होती है तो मिक्सुरेशन होता है, जो हमारा मूत्र बाहर निकलता है। लेकिन ध्यान रखना ऐसा ना हो कि आपको हमने बोला कि डर लगेगा तो क्या क्या होगा, तो आप बोलो मूत्राशय की पेशियों का भी संकुचन हो जाएगा, नहीं, इसका काम नहीं है, मूत्राशय की पेशियों का क्या शिथिलन होगा। ऐसे याद रखना कि शेर अभी इतनी ज्यादा पास नहीं आया कि संकुचन हो सके, ठीक है। तो मूत्राशय की पेशियां क्या रहेंगी, अभी शिथिलन अवस्था में रहेंगी। तो ये सारे कार्य जो है वो किसके हैं, ये सारे कार्य एड्रीनल मेडुला के हैं। तो अभी तक जो अभी हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, एड्रीनल ग्रंथि के बारे में, इसमें हमने एड्रीनल कॉर्टेक्स भी पढ़ा और एड्रीनल मेडुला भी पढ़ा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगली ग्रंथि, अगली ग्लैंड जो है जिसको हम कहते हैं थाइमस। तो चलिए थाइमस के बारे में पढ़ते हैं। तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर अगली ग्रंथि की। अगली ग्रंथि कौन सी, थाइमस। अच्छा थाइमस जो ग्लैंड होती है ना, ये हमारी बोन होती है, कौन सी बोन है, स्टर्नम, जो चेस्ट बोन होती है ना, स्टर्नम छाती में, यहाँ पर इस स्टर्नम या उरोस्थी कहते हैं इसको, उरोस्थी के पीछे होती है, उरोस्थी के पीछे की तरफ होती है। ये जो है उरोस्थी के पश्चात जो है ये आकार में धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है और वृद्ध अवस्था तक जाते जाते ये नष्ट हो जाती है। तो 12 से 14 वर्ष के बाद इसका आकार जो होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और ये जो ग्लैंड होती है वो वृद्धावस्था में, ये जो है वृद्धावस्था में क्या हो जाती है, ये नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो चलिए ये जो ग्लैंड होती है बेसिकली दो भागों में विभाजित होती है। ये भी इसमें अपन एक भाग तो होता है कॉर्टेक्स, इसको इस तरीके से अपन बना सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर दो भाग होते हैं इसके। इसमें जो बाहर वाला भाग होता है वो होता है कॉर्टेक्स और अंदर वाला भाग जो होता है वो मेडुला होता है। दो भागों में डिवाइडेड है, विभाजित है, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ मेडुला। ये जो ग्रंथि होती है इसमें जो टी लसीकाणु होते हैं हमारे, भाई लसीकाणु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं ना। अगर अपन लसीकाणु की बात करें, जो लसीकाणु या लिम्फोसाइट कहते हैं, इसमें दो प्रकार के होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। भाई दो प्रकार के लसीकाणु होते हैं, एक तो हो गया बी, दूसरा हो गया टी। अब जो बी लसीकाणु होते हैं, देखो इनका उत्पत्ति चाहे बी हो या टी हो, दोनों की ही अगर उत्पत्ति की बात करें अगर हम, तो अस्थि मज्जा में होती है उत्पत्ति, बोन मैरो में होती है, बोन मैरो या अस्थि मज्जा में, दोनों की ही उत्पत्ति, दोनों लसीकाणुओं की, जो अपन 12th क्लास के चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर है उसमें पूरी डिटेल आती है यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ रेफरेंस के लिए कि लसीकाणु जो होते हैं बी और टी दोनों प्रकार की, इनकी उत्पत्ति दोनों की अस्थि मज्जा में होती है। और जो बी लसीकाणु होते हैं इनका परिपक्वन भी अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन टी लसीकाणुओं का जो परिपक्वन होता है वो थाइमस में होता है, ठीक है। टी लसीकाणुओं का परिपक्वन जो है, टी लसीकाणु जो होंगे इनका परिपक्वन और जो विभेदन होगा, विभेदन ये कहां पर होता है, ये इस ग्लैंड में होता है, थाइमस में। ये कहां पर होगा, थाइमस में, उरोस्थी में होता है इसका परिपक्वन भी और इनका विभेदन भी, ठीक है। तो यहाँ पर अब टी लसीकाणु जैसे कि हम प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ते हैं ना, तो हमारे बी लसीकाणु जो होते हैं वो तो एंटीबॉडी बनाते हैं। बी लसीकाणु जो है प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाएंगे, मतलब जो एंटीबॉडी प्रतिरक्षा बनती है वो किसके कारण बनती है, बी लसीकाणुओं के कारण बनती है। और बी लसीकाणु के कारण एंटीबॉडी बनती है और एंटीबॉडी के कारण जो प्रतिरक्षा होती है, जैसे बी सेल्स हो गई, बी लसीकाणु हो गए, ये बनाती है प्लाज्मा सेल्स, ये पूरी प्रक्रिया ये होती है और प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं फिर एंटीबॉडी। और ये जो प्रतिरक्षा होती है इसको हम कहते हैं तरल प्रतिरक्षा,
ये प्रतिरक्षा कहलाती है तरल प्रतिरक्षा, जो एंटीबॉडी के माध्यम से होती है। दूसरा जो टी सेल्स होती हैं हमारे, जो टी लसीकाणु होते हैं, इनसे जो प्रतिरक्षा होती है इनको हम कहते हैं कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा ये कहलाती है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, जो किसके कारण होती है? टी लसीकाणुओं के कारण होती है। तो अब थाइमस अगर पूछा जाए तो थाइमस तो सीधे सीधे किससे संबंधित है? टी लसीकाणुओं से, क्योंकि यहाँ पर टी लसीकाणुओं का परिपक्वन और विभेदन हो रहा है। तो थाइमस का सीधे सीधे संबंध किससे है? कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा से। लेकिन दूसरी बात, ये जो टी सेल्स होती हैं जब ये परिपक्व हो जाती हैं कभी जाकर ये बी सेल्स को भी एक्टिवेट करती हैं, जिससे कि बी सेल एंटीबॉडी बनवा सके। ठीक है, टी सेल खुद कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा बनाती हैं, ठीक है, जो भी प्रतिजन आया उसके सीधे कोशिका पर अटैक करती हैं। तो टी सेल किससे रिलेटेड है? कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा से। और हमने कहा कि टी सेल का परिपक्वन कहां पर होता है? थाइमस में। तो थाइमस भी किससे रिलेटेड है? कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा से। लेकिन टी सेल्स ही किसको एक्टिवेट करती हैं, किसको स्टिमुलेट करती हैं? बी सेल्स को। तभी एंटीबॉडी बनती है। मतलब ये तरल प्रतिरक्षा के लिए भी सहायक है। भाई डायरेक्टली इनका रिलेशन तो किससे है? कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा से। लेकिन इनडायरेक्टली इनका रिलेशन किससे है? एंटीबॉडी प्रतिरक्षा या तरल प्रतिरक्षा से। तो ये दोनों ही प्रकार की प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब यहाँ पर थाइमस में अपन ने कहा टी लसीकाणुओं का परिपक्वन होता है, तो इस कारण से इसको थाइमस को क्या बोलते हैं? टी लसीकाणुओं की प्रशिक्षणशाला कहा जाता है। टी लसीकाणुओं की थाइमस को क्या कहा जाता है? टी लसीकाणुओं की प्रशिक्षणशाला है। ये ट्रेनिंग स्कूल है इसका, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट कहते हैं हम इनको। टी लसीकाणुओं की प्रशिक्षणशाला कहा जाता है किसको? थाइमस को। ठीक है, दूसरा, अब ये प्रतिरक्षा, भाई टी लसीकाणु है तो प्रतिरक्षा से संबंधित है ना ये सब, तो चाहे वो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा हो चाहे वो तरल प्रतिरक्षा हो, इसका मतलब थाइमस प्रतिरक्षा से संबंधित है। इसलिए थाइमस को एक और नाम दिया गया है। थाइमस को हम प्रतिरक्षा का सिंहासन भी कहते हैं। थाइमस के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रतिरक्षा का सिंहासन भी कहा जाता है इसको। थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा का थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा का सिंहासन कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, अब हमने कहा कि वृद्धावस्था में ये नष्ट हो जाती है। भाई वृद्धावस्था में ये नष्ट हो जाती है। तो वृद्ध लोगों की आपने देखा होगा प्रतिरक्षा तंत्र थोड़ा सा कमजोर होता है। तो वृद्ध लोगों में प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने का एक कारण ये भी होता है कि थाइमस वहां पर नष्ट हो चुकी होती है वृद्धावस्था तक जाते जाते। इसलिए वृद्धावस्था में जो है प्रतिरक्षा तंत्र थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये मुख्य रूप से प्रतिरक्षा से ही संबंधित है। ठीक है, इससे जो हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन को हम कहते हैं थाइमोसिन। इससे निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? इससे निकलने वाला हार्मोन कहलाता है थाइमो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखो कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कॉर्टेक्स में तो जो है अपरिपक्व लसीकाणु होते हैं। कौन से वाले लसीकाणु? टी लसीकाणु। यहाँ पर कॉर्टेक्स वाले भाग की अगर अपन बात करें तो कॉर्टेक्स वाले भाग में तो अपरिपक्व टी लसीकाणु होते हैं, टी सेल्स होती हैं, जिनको थाइमोसाइट भी कहते हैं। थाइमस की कोशिकाएं हैं, ये थाइमस बनाती हैं, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? थाइमोसाइट्स भी कहते हैं। और यहाँ पर बीच वाले भाग में कोशिकाओं की इस तरह से एक रिंग बनी होती है, कंसेंट्रिक रिंग कहते हैं। कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनकी कंसेंट्रिक रिंग बनी होती है और इनको हम कहते हैं हेसल कार्पसल। हेसल्स कार्पसल कहते हैं इनको। ये जो कोशिकाओं की एक रिंग बन जाती है, छलने के समान संरचना बन जाती है जो मेडुला में, इनको हम हेसल कार्पसल कहते हैं। और ये हेसल कार्पसल भक्षकाणु की तरह काम करती है। ये भक्षकाणु की तरह मतलब जो भी मृत कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। भाई भक्षकाणु मतलब जो मृत कोशिकाओं को या फालतू चीजों को खा जाए और उनका पाचन कर दे, उसी को तो हम भक्षकाणु कहते हैं। तो यहाँ पर जो हेसल कार्पसल है, हेसल कार्पसल इसकी क्या है? भक्षकाणु की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, यहाँ पर बात क्लियर है। तो यहाँ पर अभी हमने कहा कि जो थाइमस ग्लैंड होती है वो कहाँ पर है? ओरोस्टी के पीछे है। ठीक है, अब थाइमस ग्लैंड जो होगी वो बच्चों में तो बड़े आकार की होती है। 12 से 14 वर्ष जो प्यूबर्टी होती है, जो यौवन अवस्था होती है, उस उम्र में ये धीरे धीरे आकार में उसके बाद घटना चालू हो जाती है। और वृद्ध अवस्था तक आते आते क्या होता है? ये आकार में पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, और थाइमस हमने कहा दो भाग में विभाजित, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो थाइमस का कार्य क्या भाई? थाइमस का कार्य तो ये है कि थाइमस, अच्छा, कौन सा हार्मोन निकला? थाइमोसिन निकला यहाँ से। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य टी लसीकाणुओं के परिपक्वन में सहायता करना, जो टी लिम्फोसाइट्स होती है उसके मैच्योरेशन में हेल्प करना। इसलिए इसको क्या कहा गया? ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट या टी लसीकाणुओं की प्रशिक्षणशाला कहा गया। ठीक है, और साथ ही साथ ये बी लसीकाणु जब टी सेल एक्टिवेट होंगी या परिपक्व होंगी तो ये बी सेल को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करेंगी। तो मतलब ये तरल प्रतिरक्षा का भी भाग है। बी सेल से जो एंटीबॉडी बनकर प्रतिरक्षा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? तरल प्रतिरक्षा। तो ये तरल प्रतिरक्षा का भी भाग है भाई। ठीक है, और ये प्रतिरक्षा से संबंधित है, इम्यूनिटी से संबंधित है, इसलिए हमने क्या बोला इसको? थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा का सिंहासन कहा अपन ने। ठीक है, और एक बात, जो वृद्ध अवस्था में ये नष्ट हो जाती है तो प्रतिरक्षा का वृद्ध अवस्था में प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर होने का एक कारण ये भी है। देखो, अपन ये नहीं बोल रहे कि यही एक कारण है कि वृद्ध अवस्था में प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये भी एक कारण है। उसके साथ बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं वहां पर, लेकिन एक कारण ये भी है कि थाइमस नष्ट हो जाती है वृद्ध अवस्था में, इसलिए वृद्ध अवस्था में जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कमजोर हो जाता है। उसका एक कारण ये भी है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर थाइमस के बारे में। ठीक है, चलिए बाकी आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। जिस ग्लैंड से वो, उस ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड।